नमस्कार मित्रों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम इस वीडियो में कनाडा का फेडरल सिस्टम देखेंगे। कनाडा एक फेडरल सिस्टम है, भारत भी एक फेडरल देश है, यूएसए भी फेडरल देश है। कि फेडरल जो सिस्टम होता है, संघीय व्यवस्था, उसमें क्या होता है, सरकारें एटलीस्ट 2 स्तर की सरकारें होती हैं और ये अपने अपने डोमेन में ये सरकारें सार्वभौम होती हैं, यानी सत्ता है वो संविधान से अर्जित करती है, न कि जो ऊपर सुपीरियर सरकार है उससे। दूसरी, संविधान की सर्वोच्चता होती है और उस संविधान के अनुरूप संविधान में शक्तियों का बंटवारा होता है और अगर शक्तियों के बंटवारे में विवाद पैदा हो जाए तो उस विवाद को निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो ये जो विशेषताएं हैं एक फेडरल सिस्टम में होती हैं, ये चारों विशेषताएं कनाडा के संविधान में मिलती हैं। जहां बात शक्तियों के विभाजन की है, देखिए शक्तियों का विभाजन हम जानते हैं कि भारत में केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। वैसा ही कनाडा में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के साथ साथ अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है। यद्यपि इसका उल्ट अगर हम अमेरिका और स्विट्जरलैंड का देखें तो वहाँ हम देखते हैं कि केंद्र की शक्तियां तो लिपिबद्ध कर दी गई हैं और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। तो अवशिष्ट शक्तियां जिस इकाई के पास होती है डेफिनेटली उसके पास ज़्यादा शक्ति आ जाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अमेरिका के संविधान में राज्यों के पास ज़्यादा शक्तियाँ दी गई, लेकिन स्विट्जरलैंड की जो विधानिक योजना है उसमें भी राज्यों के पास ज़्यादा शक्तियाँ दी गई, लेकिन कनाडा की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली रखा गया। संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान लिखित है, यद्यपि यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित है। कनाडा का जो संविधान है मुख्य रूप से उसका जो एक्ट है 1867 का, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित है। सर्वोच्च विधि है उनका जो 1982 का जो एक्ट है, उसमें धारा 52 कहती है कि कनाडा का संविधान सबसे सर्वोच्च विधि है और इसमें जो संशोधन है वो विशेष प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए। हालांकि इस पैमाने पर अगर हम देखें तो कनाडा का संविधान थोड़ा संतोषजनक है, क्योंकि संशोधन के मामले में इसे जो कुछ विचारक हैं वो यूएसएसआर के संविधान की श्रेणी में रखते हैं। संविधान के संशोधन की जो लड़ाई है वो बहुत लंबी चली और अंतिम रूप से उनका आज वर्तमान में कई तरह से संशोधन होता है। एक जो सबसे जनरल मेथड है 7/50 रूल, वो हम संविधान संशोधन की वीडियो में देखेंगे। न्यायपालिका स्वतंत्र है, यद्यपि उसे जुडिशियल रिव्यू का राइट नहीं है। हालांकि वह संविधान की व्याख्या करती है, संविधान के इंटरप्रिटेशन का राइट है। संविधान के इंटरप्रिटेशन के आधार पर ही हमने देखा था कि क्यूबेक में जो सेकंड रेफरेंडम फेल होता है उसके बाद में प्रधानमंत्री ने सक्सेशन केस पर सुप्रीम कोर्ट के व्यूज़ मांगे थे और सुप्रीम कोर्ट ने व्यूज़ दिए और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था। एकात्मक प्रवृत्तियाँ क्या हैं, यानी ये हमने देख लिया कि संविधान, कनाडा का जो संविधान है वो संघात्मक होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग सेंटर का प्रावधान करता है। तो वो कौन सी एकात्मक प्रवृत्तियां हैं और वो क्यों आई? एकात्मक संविधान या एकात्मक प्रवृत्तियों के विकास के पीछे उस संदर्भ को देखते हैं जिसमें संवैधानिक विकास हो रहा था कनाडा का। कनाडा जब संवैधानिक विकास हो रहा था उसमें उस समय की एकमात्र लिखित संवैधानिक व्यवस्था अमेरिका की थी और अमेरिका ने राज्यों को मजबूत बनाया था और मजबूत राज्यों ने केंद्र के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति थी। तो अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति से जो हालात थे वो ये थे कि कनाडावासी इस पर चिंतित थे कि हमें मजबूत केंद्र चाहिए, यानी क्यूबेक सम्मेलन 1864 में उन्होंने यह आग्रह किया कि हमें एक शक्तिशाली केंद्र वाले शासन चाहिए। डाउसन
ने कहा कि प्रांतीय विधायिकाएं गर्वित न्यायपालिका से कुछ अच्छी हों, यानी ऐसा ही चाहिए कि बस प्रांतीय न्यायपालिकाएं हैं, प्रांतीय जो सरकारें हैं वो विधायिकाएं हैं वो सिर्फ गर्वित नगर पालिका हों, उससे ज़्यादा ना हो। जो एकात्मक प्रवृत्तियां हैं वो हम देखते हैं कि जो शक्ति विभाजन है, जो 3 सूचियां हैं, उन 3 सूचियों में ही देखते हैं कि केंद्र की सूची है वह लंबी है, उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण विषयों को जगह दी गई है, जबकि प्रांतीय सूची में साधारण महत्व के विषय हैं और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। धारा 99 बहुत महत्वपूर्ण धारा है। धारा 99 ये कहती है कि प्रांतीय विधानसभाओं के क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत नहीं आने वाले विषयों पर शांति व्यवस्था यानी पीस, ऑर्डर एंड गुड गवर्नेंस, इन 3 की स्थापना के उद्देश्य से केंद्र कानून बना सकता है। तो ये जो एक ऐसा सब्जेक्टिव शक्ति वहाँ की केंद्र की सरकार को दे दी कि वह व्यवस्था, शांति और इनके नाम पर कानून बना सकती है, लेकिन व्यवहार में क्या करती है कि प्रांतीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उल्लिखित विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति है। यद्यपि इसमें कहा गया है कि उन विषयों को छोड़ करके जो प्रांत के हैं, लेकिन व्यवहार में प्रांत वालों पर भी इसे बनाने का राइट मिल गया। यद्यपि हम देखते हैं कि जो प्रीवी काउंसिल है, प्रीवी काउंसिल ने इस सेक्शन का यानी 99 का जो व्याख्या की है वो राज्यों के फेवर में किया है और केंद्र की इस शक्ति को अवनत किया है, उसे डिग्रेड किया है, कम आंका है। संघीय सरकारों का प्रांतीय अधिनियमों पर वीटो। देखिए, कनाडा के संविधान में संघात्मक होने के बावजूद भी बहुत महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र के पास है कि वह केंद्र की जो प्रांतीय विधायिकाएं हैं उनके द्वारा पारित कानून पर वीटो कर सकता है, उसे रोक सकता है, और यह कार्य 1 साल के अंदर करना होता है। यानी गवर्नर जनरल ये करते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी इतने एंटी फेडरल कानून को डिसअलाउंस रिजर्वेशन केस है 1933 में यह कहा कि यह कानून असीमित शक्ति है और यानी सभी प्रकार के कानूनों पर लागू है। एलजी की नियुक्ति, एलजी जो प्रांतों के संवैधानिक प्रमुख हैं, प्रांतों के जो संवैधानिक प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति और उन्हें पद से हटाना केंद्र के द्वारा किया जाता है। तो ये वो एकात्मक प्रवृत्तियां हैं, उन्हें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार कनाडा के संविधान में धारा 99 जो प्रांतीय अधिनियमों पर वीटो करने की शक्ति हैं, इसके अलावा एलजी की नियुक्ति, शक्ति विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, ये कितनी महत्वपूर्ण पोर्शन ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के अधीन है। तो डेफिनेटली केंद्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अब प्रश्न ये उठता है, तो क्या कनाडा का संविधान संघीय है? कैनेडी कहते हैं कि संघीय है, क्योंकि दोनों सरकारें समकक्ष हैं, दोनों अधिकारों का प्रयोग करती है और ये जो अधिकार हैं ये संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, ना कि किसी दूसरी सरकार के बिहाफ पे, और ये अपने क्षेत्र में सार्वभौम है। यद्यपि प्रोफेसर वियर कहते हैं कि यह क्वेसी फेडरल है, लेकिन व्यवहार में पूर्णतया संघीय है। प्रोफेसर वियर का यह कथन भी महत्वपूर्ण है कि यद्यपि कनाडा का संविधान संघीय नहीं है, उसकी सरकार संघीय है। देखिए, ये थोड़े जो कैची फ्रेम्स होते हैं वो होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो एग्जाम में आ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो कनाडा का संविधान संघीय है। अगर संविधान का बाद में जो संविधान है, चूँकि एक लाइव डॉक्यूमेंट है, संविधान एक लाइव डॉक्यूमेंट है। लाइव डॉक्यूमेंट इन दैट सेंस कि यह परिस्थितियों के अनुरूप अपना स्वरूप में बदलाव करता है, क्योंकि जड़ संविधान से तो किस प्रकार से शासन व्यवस्था चल सकती है। तो यह स्वरूप में जो बदलाव है यह अमेंडमेंट के थ्रू होता है, इंटरप्रिटेशन के थ्रू होता है, जुडिशियल जो इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसके अलावा जो कन्वेंशन बनते हैं, कन्वेंशन के थ्रू अपने आप को लाइव रखता है। तो इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जैसे कनाडा के संदर्भ में देखें तो कनाडा में जब संविधान निर्माण हुआ
तो संविधान निर्माताओं के सामने संवैधानिक विकास जब हुआ तो संविधान निर्माता उनके सामने अमेरिका का अनुभव था, और अमेरिका के अनुभव से उन्होंने देखा कि स्ट्रॉन्ग राज्य अगर रखे तो अलगाववादी प्रवृत्तियां बढ़ सकती है, तो उन्होंने मजबूत केंद्र का प्रावधान किया। जबकि अमेरिका की संवैधानिक योजना में हम देखते हैं कि राज्य ज़्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास हैं और राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन प्रीवी काउंसिल ने जिस प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया है उसमें एटलीस्ट राज्यों को कुछ शक्तियां स्थानांतरित हुई हैं। प्रीवी काउंसिल का जो इंटरप्रिटेशन है वो हमने देखा था, भले ही वो पर्सन्स केस तो 1929 का पर्सन केस था, या जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 है उसकी इन्होंने व्याख्या की हो वो प्रांतों के फेवर में की है, या धारा 99 की जो व्याख्या है वो उस फेवर में की है, और कुछ प्रधानमंत्रियों के द्वारा जो स्कीम्स चलाएगी उनका भी उन्होंने रोका। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो विकेंद्रीकरण वाला इंटरप्रिटेशन रहा, प्रीवी काउंसिल वाला। वहीं अमेरिका में हम देखते हैं कि शुरू में राज्यों के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, लेकिन अमेरिका किस प्रकार से एक महाशक्ति के रूप में उदय होता है, और राष्ट्रीय जो कुछ राष्ट्रीय था, भले ही वो राष्ट्रीय नेता हों, सीनेटर्स हों, राष्ट्र की सरकार है, उसकी महत्ता बढ़ती जाती है, और राष्ट्रीयता प्लस अमेरिका की जो बाकी देशों में उसकी भूमिका है, महाशक्ति का जो रोल है, उन सब की रिक्वायरमेंट थी कि केंद्र सरकार मजबूत हो, और केंद्र सरकार भले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हो या लोगों का केंद्र सरकार पर विश्वास हो, अमेरिका में भी समय के साथ केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली बनता गया। तो ये थी कनाडा की संवैधानिक योजना। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है नरेश बाहरी है, यही मेरी मेल आईडी है nareshbahari@gmail.com। थैंक यू सो मच।